नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इज देयर एनी क्वेरी? नो सर। हम लोग का आगे जो है वो टॉपिक जो पीछे 5-7 मिनट का डिस्कस हो गया, दैट वाज द सैम्पलिंग। सैम्पलिंग लिया था आज हम लोगों ने, और सैम्पलिंग मीन्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टोटल सेंसस और द पॉपुलेशन, उसका रिप्रेजेंटेशन करें वो सैंपल। तो बात ये हो रही थी कि इन द टर्म्स ऑफ द रिसर्च आपके लिए क्या जरूरी है, इन द टर्म्स ऑफ रिसर्च कि कोई रिसर्च करनी है सारी कि क्या हो रहा है ये। तो ये दो तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो सकता है ऑफ योर सेंसस और द पॉपुलेशन। वन इज द सेंसस इन्वेस्टिगेशन, जब हम पूरे डेटा पर अपना रिसर्च का काम करें, दैट इज द सेंसस इन्वेस्टिगेशन। ये कुछ जगहों पर कुछ एरिया में ये बहुत यूजफुल होता है और जरूरी होता है। ठीक, अगर कोई फोर्स कोई ऐसा आर्मरी वेपन बना रही है तो कोशिश ये होगी कि पर आपका वेपन की टेस्टिंग कुछ न कुछ लेवल तक हो, पर क्योंकि उसका अल्टीमेट यूज है। कोई राइफल अगर ऐसी बन रही है तो उस राइफल पर राइफल कुछ फायर करे जाए और देखे जाए, उसके बाद वो आर्मी को हैंड ओवर हो या फोर्स को हैंड ओवर हो, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। और आप सैंपल पर कि हमने 200 बनाई हुई है, उस पे लाइए हम 10 पे काम कर लेते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। अगर ऐसा आपने किया तो आप एक एरर भी तो छोड़ते हो कि उसमें 2-4 खराब भी हो सकती है। तो where the need of the product is to be performed up to the standard which is so accurate or just to be the very near to the 100%, तो उसमें आपको पर यूनिट इन्वेस्टिगेशन कुछ लेवल तक तो करनी ही पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड द सेंसस इन्वेस्टिगेशन। आपको एग्जांपल से समझ आ रहा होगा कि कहाँ पे ये काम करें। ओके, दूसरे केस देख लेते हैं हम लोग कि अब हमारी ऐसी कोई दूसरी डिफरेंट रिसर्च है कि जिनमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है फुल एक्यूरेसी की, देन वी कैन कंसीडर द टू मेक द सैंपल्स। ऐसा यूजुअली नॉर्मली और अधिकतर रिसर्च में होता है, सैंपल इन्वेस्टिगेशन। इस टॉपिक को हम लोग लेंगे रेफरेंस के लिए। हमने बताया कि इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल एक दिमाग में ये बात ही ना बैठी रहे कि हमेशा सैंपल पे ही होगा। जैसी हमारी प्रोडक्ट की नीड, जैसी उसके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से हम इन्वेस्टिगेशन को करेंगे। इट मे बी इन द टर्म्स ऑफ द सेंसस, इट मे बी इन द टर्म्स ऑफ सैंपल। ठीक, यहाँ तक की बात हमारी आपकी क्लियर हो गई। नॉट अ सैंपल, सैंपल वो हो कि जो हमारी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पाए इन द बेटर टर्म्स और वेरी नियरर टर्म्स, जिसमें एरर की बहुत कम गुंजाइश हो। दिस इज कॉल्ड द सैंपल। ठीक, जैसे अब हमारे पास 1000, 2000, 10,000 या 1 लाख का सेंसस है, तो उसपे से हम कुछ पिक करें और उन पर काम करें। 1000 में अगर हम मान लीजिए 50 ले लेते हैं, उन 50 लोगों पे काम करें। ठीक, तो इसको हम बोलेंगे द सैंपल ऑफ दैट पॉपुलेशन। ये हो गई एक बार, ये है सैंपल। अब इस पर अगर हम कोई रिसर्च या कोई अपनी फाइंडिंग्स वर्कआउट करते हैं, देन वी आर able to say that is going to be applied on the total population in the very nearer terms। बहुत पास तक जा करके वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर देगी। ये है एकदम सिंपल टर्म्स। तो अधिकतर लोगों को तो इसका आइडिया होगा ही होगा कि होता क्या है। तो जल्दी से हम लोग इसके स्टेप लिख लेते हैं, पॉइंट्स फटाफट उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट, यूनिवर्स टू बी सैंपल्ड, ये जरूर लीजिएगा, यूनिवर्स टू बी सैंपल्ड। सेकेंड, सैम्पलिंग यूनिट। थर्ड, सैम्पलिंग लिस्ट और सोर्स लिस्ट। फोर्थ, साइज ऑफ सैंपल, साइज ऑफ सैंपल। नेक्स्ट, सैम्पलिंग मेथड। अगला पॉइंट आपका सिलेक्शन ऑफ सैंपल।
selection of sample. इसके बाद budgetary constraint. Budgetary constraint. Then sampling procedure. ये कुछ इसके स्टेप्स हैं जिसके बेसिस पर हम लोग सैम्पलिंग में आगे बढ़ेंगे. First and second to be repeated. Okay. Universe to be sampled. First, universe to be sampled. Second, तो universe है या universe है? universe to be sampled. ये पहला है. ठीक, अभी लिख लीजिए फिर डिस्कस करें. क्योंकि फर्स्ट और सेकंड के लिए क्वेरी बनी थी कि इनको रिपीट कर दिया जाए. तो नंबर 1 इज द यूनिवर्स टू बी सैंपल्ड एंड सेकंड वन इज द सैंपलिंग यूनिट. दीज आर द स्टेप्स इन द सैंपलिंग डिजाइन. पहला स्टेप ही की बात कर लेते हैं कि यूनिवर्स टू बी सैंपल्ड मतलब आपके जो सैंपल के फर्दर आप जो सैंपल बनाने जा रहे हो इसमें ये ध्यान रखना है कि यूनिवर्स से ही सैंपल पिक करें. कोई भी बाहर का या इधर उधर का आइटम उसमें शामिल होने ना पाए. दैट इज यूनिवर्स टू बी सैंपल्ड. क्योंकि अब यूनिवर्स में कई सारे आपके जो यूनिट्स हैं वो कुछ ऐसे हो सकते हैं विच आर वेरी सिमिलर नेचर बट दे नॉट बिलोंग टू योर यूनिवर्स. समझ आ रहा है ना कि जैसे हम लोग ये एक एरिया डिफाइन करें कि हमको किसी एरिया की ईल्ड के ऊपर काम करना है. पूरे मान लीजिए कानपुर में कितनी ईल्ड एरियाज हैं इन पे काम करना है. तो हमको ये बिल्कुल क्लियर बाउंड्रीज की लोकेशन मालूम होनी चाहिए कि विच इज द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ द कानपुर. ठीक, क्योंकि कई जगह हमारी मिलती जुलती होंगी कि उसमें अगर हमारा कोई खेत ऐसा है कि जो थोड़ा कानपुर में आ रहा है तो थोड़ा हमारी एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है. तो ऐसे सैंपल्स को हमको अवॉइड, ऐसे यूनिट्स को अवॉइड कर देना चाहिए. मींस द सैंपल शुड बी ऑफ द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. द यूनिवर्स टू बी सैंपल. बात वही हो गई कि धोखे से भी कुछ ऐसी यूनिट ना इंक्लूड हो जाए which may be the combination of your universe with the part of any other universe also, or it may be the representation of the total other universe कि हम गए और हमको बाउंड्रीज का डिमार्केशन पता ही नहीं है क्योंकि पिलर तो लगे नहीं है वहां पर और बिल्कुल वैसा तो बना नहीं हुआ है बॉर्डर की तरीके से. तो आपको अंदाजा हुआ कि नहीं यहाँ तक तो ये कानपुर की बाउंड्री जाती है और आप धोखे से वो उस एरिया की भी कुछ एक दो रीड्स आपने कवर कर ली जो कानपुर में नहीं आ रही थी. कानपुर से लगी हुई डिस्ट्रिक्ट जैसे उनमें जा रही थी. ठीक, तो आपको बिल्कुल डिफाइन होना चाहिए कि हमारा यूनिवर्स क्या है. जब यूनिवर्स अच्छे से डिफाइन होगा तो उसी का हम सैंपल पिक करेंगे. यहाँ पे गलती ना हो. क्योंकि जब हम सैंपल पिक करने पे आते हैं ना तो हमें तो कम ही कम चूज करने हैं. यूनिवर्स को अगर बेटर हमने डिफाइन नहीं किया है व्हाट इज द यूनिवर्स देन इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट दैट the unit which is selected for the sample may be the full representative of such universe or not. तब ये दिक्कतें खड़ी हो सकती है. ये है पॉइंट आपका यूनिवर्स टू बी सैंपल. ठीक, अब इसमें आप क्राइटेरिया क्या बनाओगे, कैसे क्या करोगे, तो वो सब आगे की बातें उनको हम लोग आगे उसमें देखेंगे. इतनी बात क्लियर होगी कि यूनिवर्स से ही लेना है, धोखे से कुछ और मिला जुला ना आ जाए. ठीक है ना, एग्जाम्पल पर्याप्त है. इज इट ओके? ये एग्जांपल ठीक समझ आ गया ना कि कोई दूसरा ढंग से बता दे. ओके, तो अब हम लोग लेते हैं सैंपल यूनिट. आप कुछ यूनिट के हिसाब से भी आपको डिफाइन कर लेना है कि हम इसमें यूनिट क्या बनाएंगे. ठीक, अब जैसे अगर मुझे मान लीजिए इसी एग्जांपल को हम लोग आगे बढ़ाएं कि अगर हमको फील्ड पर काम करना है जमीन की कि क्या इसकी फर्टाइलिटी है, व्हाट इज द यील्ड, क्या प्रोडक्ट देती है, तो हमको कुछ यूनिट्स के एरियाज भी तो डिफाइन करने पड़ेंगे. कि कोई खेत हमारा पता लगा 2 बीघे का स्क्वायर में है तो कोई 1 बीघे के स्क्वायर में है तो कोई 3 बीघे के स्क्वायर में है, बट वट एवर द यूनिट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लैंड.
तो उसकी मुझे सिमिलैरिटी बनानी चाहिए, इट इज कॉल्ड द यूनिट। तब तो पता चलेगा ना कि अगर हमने अब एरिया भी डिफाइन करने पड़ेंगे कि हम एक तहसील से इतने लें तो दूसरे उससे इतने लें तो तीसरे एरिया से इतने लें, तो उसमें किसी का बड़ा प्लॉट आ जाए तो किसी का छोटा प्लॉट आ जाए तो ये आपके रिजल्ट पर असर डालेगा, क्योंकि आप तो यील्ड देख रहे हो। अगर प्लॉट बड़ा है तो यील्ड बड़ी होगी। तो उसकी सिमिलैरिटी जो आपकी यूनिट्स के बीच का है वो करनी आपको पड़ेगी। यूनिट्स का एरिया एक जैसा आप डिफाइन करें इन द टर्म्स व्हेन यू आर मेकिंग योर रिसर्च ऑन द यूनिट्स। तो आप यूनिट डिफाइन करें, जैसे आपने डिफाइन किया 100 मीटर बाय 100 मीटर, इतना बड़ा प्लॉट लेंगे तो उतना ही बड़ा लीजिए। किसी एरिया का 200 बाय और कुछ और एरिया आपने, तो आपकी यूनिट अगर डिफरेंट है तो रिजल्ट इज गोइंग टू बी द डिफरेंट। तो सैंपल यूनिट आपको डिफाइन करना पड़ेगा और ये डिफाइनेबल हो, ठीक, आधा अधूरा ना हो, ये अच्छे से डिफाइन कर पाए, शुड बी वेरी क्लियर एंड डेफिनेट, जो कि आपको रिकॉर्ड करने में भी आसानी करे। क्योंकि व्हेन द रिसर्च इज स्टार्टेड द थिंग्स आर डेल्ट इन द न्यूमेरिक टर्म्स, तो वो अपना रिप्रेजेंटेशन इन द टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज भी क्रिएट कर पाए। तो न्यूमेरिक वैल्यूज ऐसे ही बनेंगे कि ये लेंथ और ये विड्थ के साथ का प्लॉट हम एक यूनिट मान रहे हैं फॉर द पर्पस, इतना बड़ा खेत हम एक यूनिट मान रहे हैं और ऐसे इतने बड़े बड़े ही खेतों को हम लोग लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च। ये किसी भी रिसर्च के एरिया में हो सकता है या आपके यूनिट के बीच में सिमिलैरिटी हो। क्लियर? दिस इज द पॉइंट ऑफ द सैंपलिंग यूनिट कि आपको यूनिट डिफाइन करना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्या है, अगर आसान शब्दों में हम लोग समझे, यूनिवर्स शुड बी डेफिनेट एंड डिफाइनेबल एंड क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि सैंपलिंग यूनिट्स शुड बी क्लियर एंड डिफाइंड एंड इन अ प्रॉपर मैनर। दो बातें हुई। अब तीसरी बात की ओर हम लोग चलते हैं, सैंपलिंग लिस्ट और द सोर्स लिस्ट। ये क्या चीज हो गई? ये जो सैंपल्स आपने इकट्ठा किए, अब ये यूनिट्स आपके बन गए, तो दिस इज द टोटल सोर्स लिस्ट। अब आपको पता हो कि हमारे पास सोर्स कितना है, कि अगर हम इस फील्ड पे काम करने जा रहे हैं तो हमको पता हो कि हमारे उसमें अगर बिल्डौर तहसील आ रही है तो इसमें मेरे इतने तरीके इतने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, या चौबेपुर तहसील आ रही है तो इसमें मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स इतने हैं, इतने बाई इतने के इतने प्लॉट इसमें मिल रहे हैं हमको फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च। सेम विद द घाटमपुर, सेम विद द, अगर आप इस हिसाब से चल रहे हो कि तहसील के हिसाब से मुझे बांटना है तो हर तहसील में आपको कितनी यूनिट मिले, अगर हम कानपुर के एरिया को लेके चले। ठीक, क्लियर है ये बात कि आपको सोर्स लिस्ट डिफाइन होनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से कि हाँ हमारे जो ये यूनिट्स हैं इनका जो एरिया है, ये इनकी जो एबिलिटी है वो मेरे पास कितनी है, इनकी मैपिंग कितनी है, इनकी बाउंड्रीज कितनी है, ठीक, ये सारा सब कुछ मेरे पास होना चाहिए। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सैंपलिंग फ्रेम। इसको हम लोग सैंपलिंग फ्रेम भी बोल सकते हैं। यही तो टोटल फ्रेम है हमारा, इसमें से तो मुझे अब सैंपल्स निकालने, ठीक, ये पूरा अप टू डेट हो, आपके पास एग्जॉस्टिव हो, ये अच्छे से अपने आप को एक्सप्लेन कर पा रहा हो, वैलिड हो, अप टू डेट हो, and containing the full information which is needed up till now when you are researching। ठीक, रिपीट नहीं हो इसमें आइटम, ये सारी छोटी छोटी बातें और छोटे छोटे पॉइंट्स की तरीके से आप इसको नोट डाउन करते रहिए, बड़ी अच्छे से आपकी तैयारी हो। ये यूनिट्स रिपीटेड ना हो, रिपीट हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एक ही यूनिट अगर 3-4 बार आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट फॉल्स होने लगेगा, क्योंकि वो तो अपना वही रिजल्ट देगा जो उसमें, ये रिपीट नहीं होने पाए। ठीक है, रिलायबल हो, इन्वेस्टिगेटर की रीच में हो, ठीक, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन और इररेलेवेंट यूनिट्स आपके लिए हटा दिए, इररेलेवेंट यूनिट्स आपके लिए हटा दिए जाए। मतलब क्या हुआ इसमें कि अगर आपको यील्ड पे काम करना है तो हर एक उसमें आप ये पाओगे कि कुछ जो है वो एरिया की नॉन प्रोडक्टिव है, यहाँ पे वीड्स है या यहाँ पे प्रोडक्शन होता नहीं है, तो उनको पहले ही हटा दो क्योंकि आपको तो फील्ड पे काम करना है। सारी जमीन तो नापनी नहीं है किसी तहसील की, कितने बाई इतने की ये बताओ कितने प्लॉट बनना है, तो फील्ड पे काम करना है तो पहले मुझको इस पे भी काम कर लेना चाहिए कि फील्ड एरिया कितना है, उसमें फिर हम अपने यूनिट कितने बना रहे हैं।
अगर हम पहले से ही नॉन न्यूमेरिक उसमें ऐड कर लेंगे तो रिजल्ट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, इनमें फर्क है। क्लियर? यस सर। तो 3 पॉइंट हमारे आपके डिस्कस कि हमारा यूनिवर्स में क्या सिस्टम होना चाहिए, फिर यूनिट में क्या सिस्टम होना चाहिए, फिर साइज में क्या, सॉरी इसमें फ्रेम में क्या सिस्टम। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं द साइज ऑफ सैंपल। अब ये साइज कितना बड़ा, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा साइज कितना बड़ा हो। अगर हमारा साइज कैसा है ये देखना बहुत जरूरी है इन द टर्म्स ऑफ रिसर्च। ऑप्टिमम हो, ये वर्ड आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमम हो, एक्स्ट्रा बड़ा भी ना हो। एक्स्ट्रा बड़ा है तो ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा, ज्यादा रिसोर्सेज अप्लाई होंगे। ठीक, छोटा भी ज्यादा ना हो, वरना वो रिजल्ट प्रोडक्टिव नहीं होगा और रिजल्ट के नजदीक भी ले जाएगा, क्योंकि टोटली अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। अगर छोटा है तो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है बेहतर तरीके से। तो ऑप्टिमल सिलेक्शन ऑफ द साइज ऑफ द सैंपल। अब साइज ऑफ सैंपल को डिफाइन करने के लिए कुछ बातें कैसे डिफाइन हुई और किस किन चीजों पर ये डिपेंड कर सकता है। इसकी डिपेंडेबिलिटी इन द टर्म्स ऑफ साइज ऑफ द सैंपल, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर इन्फ्लुएंसिंग दिस साइज। फैक्टर नंबर 1, द नेचर ऑफ पॉपुलेशन, कि आपको पॉपुलेशन का नेचर कैसा है। ठीक, तो आपको लिख लेना चाहिए इन पॉइंट्स को कि ये जो फैक्टर्स हैं वो साइज पर असर डालने वाले। तो पहला क्या है, नेचर ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक, इन पे भी अभी हम लोग थोड़ी थोड़ी बात कर लेंगे और ये सब पॉइंट्स हैं साइज ऑफ द सैंपल। ठीक है, दूसरा साइज ऑफ द पॉपुलेशन। थर्ड, desired level of accuracy, desired level of accuracy. Available resources in the terms of time and money. Size of questionnaire. ये कुछ पॉइंट्स हैं which are going to be making or creating their influence on the size of sample. First, the nature of सर population. 5 मिनट है। बेटा एक तो मैंने नेचर बोला है, the nature of the population, दूसरा बोला है size of population, फिर बोला है desired level of accuracy, फिर बोला है अवेलेबल टाइम एंड मनी मींस द रिसोर्सेज यू हैव अवेलेबल विद यू, फिर बोला है साइज ऑफ क्वेश्चन। ओके सर। तो पहला नेचर ऑफ पॉपुलेशन, आपकी पॉपुलेशन का नेचर कैसा है, इट इज द प्राइम फैक्टर व्हिच इज गोइंग टू अफेक्ट फॉर द सिलेक्शन ऑफ योर सैंपल साइज। अगर आपकी जो पॉपुलेशन है उसका नेचर, जो यूनिट्स है, पॉपुलेशन तो बनेगी यूनिट से, तो वो जो यूनिट्स हैं उनके नेचर के बीच सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है, मींस व्हिच इज होमोजीनियस इन द नेचर। होमोजीनियस नेचर की पॉपुलेशन है तो आपका सैंपल साइज छोटा हो सकता है, वो रिप्रेजेंट करता है। अगर हिट्रोजेनिटी है, हिट्रोजीनियस आपकी पॉपुलेशन है, तब आपका सैंपल साइज लार्ज लेना पड़ेगा, which is going to represent the population in more meaningful way. समझ आ रही है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, अगर इनकी जो यूनिट्स हैं इनके नेचर में सिमिलैरिटी ज्यादा है तो हम सैंपल साइज को छोटा कर सकते हैं। जैसे हम लोग का एग्जांपल ईल्ड का ही चल रहा है, तो अगर हमको ये पता चले कि ये जो हमारे ईल्ड पर हम जो काम कर रहे हैं इसमें जो क्रॉप्स है इनकी मोर और लेस जो पैदावार है वो एक जैसी होती है, अगर एक जैसे रिसोर्सेज अप्लाई किए जाएं, तो डेटा होगा ना आपके पास, तो आप सैंपल साइज को छोटा कर सकते हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि नहीं
अलग अलग जगहों पर इनकी अलग अलग है पैदावार, तो अब आपको उसको लार्ज करना पड़ेगा, तब आप बेटर रिजल्ट के नजदीक। इट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल ऑल टाइप ऑफ रिसर्च कि आपकी पॉपुलेशन का नेचर कैसा है। इफ इट इज हेट्रोजेनिटी, आपकी पॉपुलेशन में अगर हेट्रोजीनियस नेचर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सैंपल साइज को बढ़ाना। ठीक है ना, ये सिमिलैरिटी है या सिमिलैरिटी नहीं है, ठीक, ये देखना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है कि इसमें और क्लेरिफिकेशन कुछ चाहिए आपको, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लीज ऑन द नेचर इट इज क्लियर। Yes, sir. देन द Yes, साइज। sir. थैंक यू बेटा। साइज, in the terms of size of the sample, if your size is too much large of the population, then sample is also going to be large. जितने ज्यादा लोगों पर करने वाले हो, सैंपल भी तो आपको बड़ा करना पड़ेगा। तो जितने ज्यादा लोग हैं, यूनिट्स के बीच चांसेस ऑफ डिसिमिलैरिटीज बढ़ती है, तो आपको सैंपल साइज भी बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको ज्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेशन चाहिए। एक इन्वेस्टिगेशन केवल एक सेक्शन या एक क्लास में, नंबर ऑफ स्टूडेंट टू बी सिलेक्टेड फॉर एनी रिसर्च वो कम हो सकते हैं। अगर पूरे इंस्टीट्यूशन पे हो रही है तो हर क्लास के अपनी अलग अलग दिक्कतें और अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अपनी अलग अलग एफिशिएंसीज हो सकती है, तो आपको सेक्शन वाइज भी उसमें लेने पड़ेंगे लोग, और कोर्स वाइज भी लेने पड़ेंगे। अगर हम लोग आईबीएम का एग्जांपल ले लें, डिफरेंट डिफरेंट जगह के लोग लेने पड़ेंगे। देन मींस योर सैंपल इज गोइंग टू बी लार्ज, तब बड़ा होने वाला है। इफ योर सैंपल पॉपुलेशन इज लार्ज, देन सैंपल इज गोइंग टू बी लार्ज, सैंपल को आपको बड़ा करना पड़ेगा। आगे बढ़ जाते हैं। डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्यूरेसी, ये सबसे पहला एग्जांपल मैंने बोला कि 100% सेंसस इन्वेस्टिगेशन उनमें होता है या हमें लेवल ऑफ एक्यूरेसी की फुल जरूरत है, वो एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था। ठीक, वो तो एक्सट्रीम एग्जांपल हो गया कि जहाँ पे मुझे 100% पे ट्रायल करना है। अगर हमें राइफल सुपुर्द करनी है सोल्जर्स को, तो पहले हर राइफल को एक एक घंटे तो चला के देख लो। कल को अगर कोई एनकाउंटर हो या वार सिचुएशन हो तो 1 घंटे तो चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, और 1 घंटे में इसका थ्रू कितना है हर राइफल का, क्योंकि जो लेके खड़ा होगा उसके लिए तो उस समय वही सहारा है और वही हथियार है। ठीक, वहां पे तो आपको बिल्कुल 100% चाहिए, तो एक मिनिमम टाइम तक तो आप उसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे ही देखेंगे। ठीक, लेकिन बाकी रिसर्चेस में भी आपको एक एक्यूरेसी का लेवल क्रिएट करना पड़ता है कि इतने परसेंट तक अगर ये रिसर्च में आउटपुट वेरी करते हैं देन इट इज एडमिसेबल। तो अगर आपका डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्यूरेसी इज हायर देन योर साइज इज गोइंग टू बी हायर। समझ आ रही ना? अगर किसी क्लास में 2 बच्चों को लेकर केवल कोई रिसर्च करके 4 क्वेश्चन पूछ के एक आइडिया ड्रॉ करे, उसमें गलती होने की गुंजाइश कम है। अगर उस क्लास की स्ट्रेंथ 50 है तो उसमें से हम 20 लोगों को लेकर करेंगे तो एक्यूरेसी ऑफ लेवल इज गोइंग टू बी हाई। So what is the desired level of accuracy of the researcher? It is also a factor for selecting or making or defining a sample size. Okay, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। देन चौथा, the resource available with you in the terms of time and money. If you expand your research, if you are making a sample size large, means you are expanding your research. अगर आपकी research expand हो रही है, it needs to deploy more resources in the terms of time and money. And if you have a scarcity of such resources, then it is going to be difficult. तो यहाँ पर भी आपको ऑप्टिमिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी बिटवीन द रिसोर्सेज एंड बिटवीन द रिसर्च वर्क। आप उतना ही रिसर्च वर्क कर पाएंगे ना जितनी आपके पास उसके ऑपरेशनल इफिशिएंसी की कैपेसिटी होगी। And capacity depends upon the time you have, and capacity depends on the money you have. Because all these things, research is also going to be performed with the help of the money. अगर आपको
मान लीजिए हम लोग खेती वाला एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, तो 4 जगह से डेटा लेना पड़ेगा, वहां दौड़ दौड़ के जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, क्वेश्चनेयर बनाना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। सब में पैसा भी लगने वाला है और सब में टाइम भी लगने वाला है। कितना टाइम और पैसा आप डिवोट कर सकते हैं, ये तो आपको पहले दिन से पता है। अगर आपको पहले दिन से पता है तो फिर आपको रिसर्च पर अपनी ये एक रिस्ट्रिक्शंस या बाउंड्रीज क्रिएट होंगी आपकी रिसर्च की, इन द टर्म्स ऑफ रिसर्च ये आपके लिए बाउंड्रीज है, इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। द रिसोर्सेज ये भी आपके सैंपल साइज को डिफाइन करने में मदद करेंगे। आपने देख लिया कि पॉपुलेशन के हिसाब से भी, लेवल के हिसाब से, यार मुझे 50% या 40% पे काम करना चाहिए, पर जब आपने अपनी कैपेसिटी देखी इन द टर्म्स ऑफ रिसर्च, यू आर फाइंड दैट इज डिफिकल्ट टू रन दिस रिसर्च। तब आप करो, अच्छा ऐसा करो, 25 पे करो, कितने पे काम चला लेंगे। रेडी? चलिए, यस सर। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं अपना सैम्पलिंग मेथड। अरे मेथड कौन सा अप्लाई करेंगे, ये बात आ रही है। मेथड कौन सा अप्लाई करेंगे आप? व्हाट आर द मेथड्स, ये अगले क्लास में हम लोग रखेंगे कि ये मेथड होते क्या है, ठीक? क्योंकि इसमें भी कई सारे निकल के चले आएंगे और आज की क्लास का पूरा टाइम ये लेके चला जाएगा। तो सैम्पलिंग मेथड आप दिमाग में रखिएगा कि स्टेप्स में आपके लिए बात हो रही है कि सैम्पलिंग का स्टेप्स में मेथड का भी बहुत बड़ा रोल है, या इंटरकनेक्टिविटी विद द मेथड्स टू द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल साइज भी कनेक्ट होता है, ठीक है ना? ये जो आपका सैंपल का साइज है, या जो सैंपलिंग की डिजाइन बने या सैंपलिंग जो हो, उसमें मेथड का भी बहुत बड़ा रोल है। कुछ मेथड्स की डिमांड होती है कि आपका सैंपल साइज बड़ा रखा जाए, कुछ मेथड्स की डिमांड होती है कि सैंपल साइज छोटा रखा जाए, कुछ मेथड्स की डिजाइन होती है कि कैसे कैसे सैंपलिंग की जाए। दैट डिपेंड्स ऑन द मेथड्स, इस सैंपलिंग को कैसे किया जाए और उनकी डिजाइनिंग कैसे की जाए, वही स्टेप तो हम लोग देख रहे थे। कुछ मेथड्स ऑल्सो, ये जब हम लोग मेथड देखेंगे तब इस पॉइंट की आपको बेटर तरीके से हो जाएगी, ठीक? अब अगला हम लोग देख लेते हैं सिलेक्शन ऑफ द सैंपल। जब ये सैंपल को हम लोग सेलेक्ट कैसे करें, इस सैंपल को हम लोग सेलेक्ट कैसे करें, तभी इसमें थोड़ा सा, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं ले जाएंगे हम, थोड़ा सा लेके जाएंगे स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में, ज्यादा दूर तक नहीं ले जाएंगे क्योंकि अलग से भी स्टैटिस्टिक्स पर हल्की बात हमको आपको करनी है, ठीक है? तो एक तो तरीका ये है कि सबकी रिप्रेजेंटेशन हो जाए। इसके लिए अगर आपके पास 4 तरीके का सिर्फ डेटा है, ठीक है, मान लीजिए 1 2 3 4, ये 4 नंबर्स हैं या 4 यूनिट्स हैं कि जिनको आपको रिप्रेजेंटेशन देना है इन योर सैम्पलिंग, और आप अपने सैंपल को रखना चाहते हो एज द 2। समझ आ रही है? आपके पास जो पॉपुलेशन है उसमें है नंबर 1 2 3 4, और आप अपने सैंपल साइज को कहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो? 2 पर। तो कितने तरीके से बन सकता है? 1 1 1 2 1 3 1 4, ठीक? 2 1 2 2 2 3 2 4, ऐसे ही 3 1 3 1 3 2 3 3 3 4। इस तरीके की सैंपलिंग को, इस तरीके के मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे? इस तरीके के मेथड को हम लोग बोलेंगे, बाकी समझ आ रही है जो मैंने बोली? पहले तो ये बताइए। यस सर। इसको हम लोग बोलेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक? यानी जो नंबर मैंने सेलेक्ट किया उसको हटाया नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं की उसकी। जैसे मान लो 1 1 सेलेक्ट हो चुका है तो फिर 1 2 1 3 1 4, हर बार 1 को आने के चांसेस बने हुए हैं, और ऐसे फिर 2 2 2 2 में तो 2 ही आएगा। मतलब हमने रिप्लेसमेंट नहीं किया, यानी जो सेलेक्ट हुआ उसको हटाया नहीं। दूसरा किस तरीके से बन सकता है कि हम अपने उसको क्या करें, जो भी हुआ है इसका रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट को हटाएं। जैसे 1 2 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4 3 4,
मतलब अगर 2 हमारा 1 2 में सेलेक्ट हो गया बेटा, तो एक ग्रुप अगर ये बनाए तो दूसरा 2 फिर हमारा कहाँ पर आएगा, 3 के साथ आएगा, 1 के साथ नहीं आ रहा है पहले वाले केस में कहीं पर, और 2 के साथ रिप्रेजेंट नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो गया, आपने इसमें रिप्लेसमेंट का मौका दिया। ये जो आप प्रोबेबिलिटी के साथ इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक, पहला वाला बिल्कुल सिंपल है कि इफ लार्जर एन और द कैपिटल एन इज द पॉपुलेशन साइज एंड द स्मॉलर एन इज द सैंपल साइज, तो हमारा फार्मूला इसमें क्या बन जाएगा पहले वाले केस में, कि सीधे सीधे हम एन को स्क्वायर कर दें तो सबका रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। ठीक, सबका रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। और सेकंड वाले में आपको प्रोबेबिलिटी का वो जो फार्मूला होता है, 4 on the top and C the factorial 2 with a factorial 2, इतने ही सैंपल आपके बन पाएंगे। थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी की हल्की सी बात हो रही है, इसके बाद नहीं करेंगे हम, अभी आगे जब कभी करनी होगी तो करेंगे। 4 on the top और फिर उसके बाद C with the factorial 2। तो क्या ऊपर दिया हमारा नंबर आ जाएंगे 4 3 2 1, नीचे क्या आ जाएंगे 2 1। तब आपके पास चांसेस जो बनेंगे वो कितने बनेंगे सैंपल्स के, इसमें रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये दो तरीके होते हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स, वन विद रिप्लेसमेंट, सेकंड विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग स्टेप में, और ये वापस उसी तरीके से मिलता जुलता हुआ आपके पास पॉइंट आ रहा है बजटरी कांस्टेंट। ये मैंने पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है आपको, इसमें डिस्कस हो गया साइज में, और हम लोग डिजाइन की बात कर रहे हैं सैंपल की, तो सैंपल की डिजाइन में भी आपके लिए बजटरी कांस्टेंट। ठीक, तो बजटरी कांस्टेंट को आप बेटर डिफाइन कर पाएंगे, हल्का डिस्कस हो चुका है, इस पर बहुत ज्यादा हम लोग समय बर्बाद नहीं करते। अगला सैम्पलिंग प्रोसीजर, और सैम्पलिंग प्रोसीजर सेम रिपीटेटिव टाइप का पॉइंट है विच इज विद द सैम्पलिंग मेथड। अब ये प्रोसीजर और मेथड्स में आपको काम क्या करना है कि ये जो आपका सैम्पलिंग प्रोसीजर हो, इसको कितना एररलेस कर सकते हैं, कितना एररलेस कर सकते हैं विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कॉस्ट कांस्टेंट। आपका जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्स है, इसमें इसकी एरर की कैपेसिटी को हम कितना कम कर सकते हैं, दैट शुड बी फोकस इन द सैम्पलिंग प्रोसीजर। ठीक है, विदाउट प्लीज। मैंने कहीं ये तो नहीं बोला था कि कल की क्लास में डिस्कस क्या होगा। ठीक है ना, फिर आज का यूनिट। हाँ, थोड़ा सा ये हो गया कि कल की आपकी क्लास का ब्रेक हो गया, नहीं थोड़ी इसकी तैयारी भी और कर जाते हैं तो और बेहतर हो जाता है। ऐसी चीजें इसमें बड़ी आसान है, अभी तक तो दिक्कत इतनी नहीं होगी। तो कुछ एक दो बातें आप लोग और लिख लीजिए, तो ये जो हमारा सैम्पलिंग डिजाइन तक की बात है ये हो जाए, फिर हम लोग आगे मेथड से कट जाते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द गुड सैंपल डिजाइंस? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द गुड सैंपलिंग डिजाइन में सबसे पहला, it should be free from sampling error. It should be free from sampling error. It should be truly representative of the sample. It contains complete coverage of units. अब आप फीचर्स के भी पॉइंट मिलाएंगे तो सब मिलते जुलते होंगे। ठीक, it must be viable in context of funds available. It must be viable in context of funds available for research study. .
And final, the result obtained from the sample study can be applied on the universe with reasonable level of confidence. With reasonable level of confidence. ठीक है, तो इन पॉइंट्स को जल्दी जल्दी देख लीजिए। इन पर कोई भी डाउट आ रहा हो तो उनको आप फटाक से पूछ लीजिए। प्लीज टेक योर टाइम, अपना समय ले सकते हैं 1-2 मिनट का। और जो भी क्वेरी आ रही हो इन द टर्म्स ऑफ फीचर्स की व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड इन द सैंपल डिजाइन, क्योंकि डिजाइन भी बनेगी तो उसमें भी कुछ लक्षण होने चाहिए। ये लक्षण ही तो आपको बता रहा है ये सिमिलर तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। ठीक, तो अगर आपकी जो गुड सैंपल डिजाइन है इसमें क्या फीचर होने चाहिए, इन पर कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा है उसको आप पूछ सकते हैं। नहीं आ रहा? सर लास्ट वाला एक बार बता दीजिए। वही मैं सोच रहा था कि अगर नहीं आ रहा है तो जरा थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि बगैर बताए मैं आखिरी वाला बताने के लिए तो एकदम तैयार ही बैठा था। ये जो आपने जो भी काम कर लिया इसके बाद में कि ये जो आपकी रिसर्च आई इट गोइंग टू बी अप्लाइड, इसी के लिए तो हम लोग कर रहे थे। इसके रिजल्ट अप्लाई हो पाए इस तरीके से मुझे पूरा डिजाइन को बना के लेके चलना है, ये इसका फीचर होना चाहिए डिजाइन का। अगर हम लोग डिजाइन मीन्स द प्लानिंग ऑफ एनी वर्क, दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ डिजाइन। कोई सीधी सी बात है, अगर हम लोग कोई शर्ट या पैंट किसी के लिए ऑर्डर देने जा रहे हैं तो कोई डिजाइनिंग है, तो डिजाइनिंग डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। हमारी जो रिक्वायरमेंट है या डिजायरेबिलिटी है उस पर डिजाइनिंग डिपेंड करेगी। अब किसी को अगर फैशन शो में जाना है तो उसके कपड़ों की डिजाइन बिल्कुल दूसरी होगी। किसी को अगर किसी सत्संग में जाना है तो उसको कपड़े की डिजाइन उस जगह दूसरी होगी। समझ आ रहा है ना आपको? तो एक रिक्वायरमेंट और नीड ऑफ द रिसर्च, तो ये दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट मींस द एप्लीकेबिलिटी। अब ये तो हो गई एक व्यक्ति या एक घटना से रिलेटेड बात कि हमारे जो रिजल्ट है वो हमारी डिजायरेबिलिटी के हिसाब से इस हिसाब से हम चीजों को डिजाइन करते हैं। अब अगर आप इसी एग्जांपल को आगे बढ़ा दें कि अगर किसी एरिया में, जैसे अगर हमने कपड़े की बात कर ली तो कपड़े से ही रिलेटेड बात करते हैं कि अगर हमने डिजाइन किया किसी फोर्स के लिए कि इनकी जो कपड़े बनाए जाए, मान लीजिए सियाचिन में हमारी फोर्स है उनके लिए जो डिजायरेबल क्लॉथ मटेरियल है वो क्या लेवल हो, अगर हमने इस पे काम किया है तो इट इज गोइंग टू बी अप्लाइड, वो वहां अप्लाई हो पाए। 2-4 लोगों पर हम इस पे काम करें बनाए और उस डिग्री का टेम्परेचर अगर हम यहाँ पे उपलब्ध कराते हैं और उसमें पहन के बंदा रह पाता है, केवल अप टू द एक्सटेंट रिगार्डिंग द टेम्परेचर। अगर हमको पता हो वहां पर माइनस इतनी डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो इस तरीके की माइनस इतनी डिग्री के टेम्परेचर का यहाँ हम इन्वायरमेंट क्रिएट करें और 10 लोगों पर उन ड्रेसेस को बनाकर उसको अप्लाई कराएं, ये तो उसकी एक फीचर थी कि वो टेम्परेचर से मीट कर पाएगा। नाउ सेकंड, उनका परफॉर्मेंस उस कपड़े के साथ में उतनी भाग दौड़ अगर करनी है, इतनी आर्म्स जो उसमें रखने हैं छुपाने हैं या कुछ फूड रखना है या प्रोटेक्टिव्स देने हैं उसके साथ में, कि अंडर भी कोई ऐसा प्रोटेक्टिव गियर हो बॉडी में, केवल ठंडी नहीं बचानी है, कुछ ऐसी अंदर आपकी बुलेट प्रूफ जैकेट भी लगानी है या हेलमेट में कोई ऐसी चीजें देनी है या विजन्स ऑफ कैमरास देने हैं, तो ये सारा मतलब व्हिच इज आर गोइंग टू अप्लाइड विद द टोटल पॉपुलेशन व्हाट यू हैव सेलेक्टेड। जो आपने लोग सेलेक्ट किए उन पे जो हमारा डिजायरेबल रिजल्ट है वो सब पे लागू हो पाएगा। इतनी बात इसकी अभी तक क्लियर हुई। दूसरी बात क्या है, अप टू द कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल मतलब आप कुछ एरिया रिसर्च में, कोर्स वाले एग्जांपल पे हम अप्लाई नहीं करेंगे,
एक वो 100% वाला होता है, उस एग्जाम्पल को इससे अलग रखिएगा। ठीक, दूसरे एग्जाम्पल पर अगर हम बात करें कि कॉन्फिडेंस लेवल लिमिट, आपको एक लिमिट बनानी पड़ेगी कि हाँ, ये जो मैंने काम किया है और ये जो हमारा डेटा है इसके हिसाब से जो रिजल्ट आ रहे हैं एवरेजेस और सारा सब लगाने के बाद में, तो 95% तक ये परफॉर्म कर रहा है। हमारा रिसर्च अगर 95% तक परफॉर्म कर रहा है तो ठीक है, 2-4% की गलती हम उठा सकते हैं। तो आपका जो एक्यूरेसी लेवल है, इसको कह सकते हैं आप कॉन्फिडेंस लेवल या कॉन्फिडेंस लिमिट, कि आपका कॉन्फिडेंस क्या बोलता है उस रिसर्च के ऊपर, एंड कॉन्फिडेंस इज कनेक्टेड विद द एक्यूरेसी। तो है ना, आप भरोसे से कैसा कैसे कोई भी किसी के लिए भरोसे से कैसे कह सकता है कि हाँ यार ये काम जो है ये बंदा कर ही देगा यार, हो सकता है चूक हो जाए लेकिन 99% कर देगा। ये 99% जो आपने बोला, व्हाट इज दिस? This is depend on the accuracy of working of such person for which you are just telling that 99% he will perform up to the standards. तो एक्यूरेसी या उसके काम करने का जो ये रिटर्न है, ये कॉन्फिडेंस लिमिट है कि यहाँ तक जो आपके रिसर्च है वो काम कर रही है, और इसको आप वर्कआउट करते हो विद द बेसिस ऑफ सब स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड डेटा को, जो माइनिंग और डेटा पर जो काम करने का तरीका है, उसके बाद आप डिफाइन कर पाते हैं कि ये हमारा कॉन्फिडेंस लेवल पर अगर ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, मतलब अब ये इतने परसेंट पर जो मैंने रिसर्च पर किया ये काम करेगा, ठीक है ना? क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, सेंसस इन्वेस्टिगेशन नहीं है हर एक चीज को आप चला के देख रहे हैं। आपने तो कुछ क्वेश्चनर बनाया है, उसमें से कुछ पूछा, अगर ये आंसर ऐसे थे तो इसके हिसाब से ये था, उनकी नंबरिंग की, उनकी वैल्यूज पे काम किया और रिजल्ट प्रोड्यूस किया। तब वो क्वेश्चनर जो आपने बनाया उसमें जो आंसर दिए उसी में लोगों ने थोड़े कम ज्यादा दे दिए, ये आगे हम लेंगे, उनमें कुछ बायस अनबायस है, ऐसे करके कुछ न कुछ जगह आपके लिए छूटती है कि आप 100% तो आएंगे ही नहीं, तो एक लिमिट आपको छोड़नी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड द कॉन्फिडेंस लिमिट। मींस यू हैव द कॉन्फिडेंस दैट दिस डेटा इज परफॉर्मिंग अप टू द 95% और 92% और 99%। ठीक, इसको बोलेंगे कॉन्फिडेंस लिमिट या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है ना? रीजनेबल लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ये पॉइंट क्लियर हुआ? प्लीज। Yes, sir. ओके, तो यस सर। ओके, थैंक यू। तो अब हम लोग जल्दी से, अब आपके लिए बच क्या रहा है कि हम कल जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो जो ये डिफरेंट टाइप से डिजाइन्स हैं या डिफरेंट तरीके से काम करते हैं हम लोग रिसर्च पे, उसको कवर करेंगे। ठीक, जैसे सैम्पलिंग में रैंडम क्या है, नॉन रैंडम क्या है, फिर रैंडम के अंदर कितनी तरीके से और नॉन रैंडम के अंदर कितनी तरीके से, ये कल का टॉपिक हमारा रहेगा। और आपके लिए एक होमवर्क है, जल्दी से लिख लीजिए। दो चीजें आप देख के आएंगे और कल बताएंगे मुझको। द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी लिखिए, द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। सेकेंड, द लॉ ऑफ इनर्शिया, द लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। ये दो तरीके के लॉ स्टैटिक्स में काम करते हैं, क्योंकि हमारा रिसर्च भी स्टैट से जुड़ी हुई बात है। तो ये दो लॉ काम करते हैं, इनको आप देख आइएगा। तो कल ये आप लोग हमको बताएंगे और हम आपको टाइप्स बताएंगे। ठीक, सर फर्स्ट में स्टैटिस्टिकल के बाद क्या है? कल कल है ना आपकी क्लास? नहीं सर, हम पूछे फर्स्ट में स्टैटिस्टिकल के बाद क्या हाँ, लॉ बताएं? ऑफ, ओके ओके, द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी है। सेकंड में है द लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। ओके सर। ठीक, तो इनको आप देख लीजिएगा, फिर कल मुलाकात होती है। ओके, कोई क्वेरी हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। सर अभी तक इससे के पहले भी डिस्कशन, आपने दो चीज डिस्कस करने के लिए दी थी क्या थी वो? सर, कलेक्शन ऑफ डेटा और रिलेशन बिटवीन रिसर्च ग्राफ हाँ, प्रॉब्लम। रिलेशन विद द रिसर्च गैप एंड प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम। तो अभी आप इसको कर लीजिए, क्योंकि अब हम लोग इस पे चले गए और वो बिल्कुल सेपरेट चैप्टर आ जाएगा, कलेक्शन ऑफ द डेटा। ठीक, और रिसर्च गैप और यस यस, तो रिसर्च गैप और
ये रिसर्च प्रॉब्लम है, इसकी भी कल बात कर लेते हैं। लेकिन ये आप लोग बताएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बड़ी छोटी छोटी सी इसकी बातें हैं, वो आप आराम से ढूंढ के नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, ये सर कल बताते हैं सर। ओके, चलिए, वेरी नाइस मीटिंग विद ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।